वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पर बात करी। आज उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इस स्लाइड की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर फिर भी रिकैप के तौर पे मैंने ये बना दी है। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो एक एग्जाम्पल से मोटिवेट करना चाह रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं है, पर फिर भी काम चल जाएगा। तो हम एक स्टडी प्लान बनाना चाहते हैं कि हफ्ते के जो पहले 5 दिन हैं, जिनको वीकडेज़ बोला जाता है, तो वीकडेज़ में हम ये तय करना चाहते हैं कि कौन से दिन हम कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और ये हम मान के चल रहे हैं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में 2 या 3 या उससे ज़्यादा कुछ पढ़ लेंगे। तो जैसे मंडे को मान सकते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्यूसडे को फिज़िक्स पढ़ेंगे, वेडनेसडे को मैथ, फिर थर्सडे को फिर से मैथ या फ्राइडे को फिर से मैथ, क्या पता। तो ऐसा कुछ हम प्लान बनाना चाहते हैं। तो सारी पॉसिबल पेयरिंग्स क्या होंगी? मंडे के साथ 3 और सदस्य जुड़ सकते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स जुड़ सकते हैं, 3 और क्या 3 सब्जेक्ट्स हम जोड़ सकते हैं, ट्यूसडे के साथ 3 सब्जेक्ट्स जोड़ सकते हैं एटसेट्रा। तो अगर वो टेबल हम बनाएँ, तो ऐसी कुछ टेबल बनेगी। मंडे के साथ ही 3 सब्जेक्ट्स, फिर ट्यूसडे के साथ ही 3 सब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। तो 15 यहाँ पे टोटल चीज़ें हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया ऐसा ही है कि पेयर अप जब करना होता है, हमारे पास एक सेट एक्स है और दूसरा सेट वाई है, और इसमें से ऑल पॉसिबल पेयरिंग्स अगर बनानी हो, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री कम्स फ्रॉम एक्स एंड द सेकंड एंट्री कम्स फ्रॉम वाई, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मली अब लिखते हैं। तो एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है एक्स क्रॉस वाई, इसको पढ़ा भी ऐसे जाता है एक्स क्रॉस वाई, और इसकी परिभाषा क्या है? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जहाँ पे पहली एंट्री इज फ्रॉम कैपिटल एक्स, दूसरी एंट्री इज फ्रॉम कैपिटल वाई। तो ये जो चीज़ यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको इंटरवल की नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार, या कई बार नहीं, आपने शायद पहले हाई स्कूल में इंटरवल्स के बारे में पढ़ा होगा कि अगर रियल लाइन में मुझे 1 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल बनाना है, यानी ये सारे रियल नंबर्स को कलेक्ट करना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ये यहाँ पे ये जो इसका मतलब है और ये जो चीज़ है, इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये बस एक एक्सीडेंट है कि दोनों चीज़ों के लिए हमने सेम नोटेशन चुन ली है। जब यहाँ 1, 3 लिखा लिखा है इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम कह रहे हैं ये एक ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही कुछ और है। पर अगर 1 और 3 हमारे पास नंबर्स और उनका ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, तो वो एकदम ही कोई दूसरी चीज़ है। तो ये नोटेशनल क्लैश हो रहा है, पर अब अवॉइड नहीं कर सकते। दोनों ही नोटेशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ओपन इंटरवल की नोटेशन नहीं है। दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर जिसके कि पहली एंट्री एक्स है और दूसरी एंट्री वाई है, और दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट क्लैश ऑफ नोटेशंस। होता है मैथ में। ठीक है, एक बात और कि एक्स क्रॉस एक्स, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि y हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम x। y को x के बराबर भी ले सकते हैं, फिर हम x क्रॉस x बना सकते हैं। तो x क्रॉस x ना लिख करके, ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी ज़्यादातर बार उसे एक्स स्क्वायर लिख दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसमें दोनों एंट्रीज x से आ रही हों। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन बाय डेफिनेशन इज आर क्रॉस आर। पर जैसा कि अभी हमने देखा, आर क्रॉस आर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको कई बार ऐसे पढ़ते हैं R2। जिस पढ़ने का तरीका है R2। ठीक है, आर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, पर R2 शायद ज़्यादा कॉमन है। एनीवे, तो ये कार्टेशियन प्लेन है। अब इसकी एक मैंने पिक्चर यहाँ बनाई हुई है जो आपने पहले देखी होगी। ये कार्टेशियन प्लेन की पिक्चर ऐसे बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स, दो, वेल, R2 का कोई भी जो एलिमेंट है वो कैसा दिखता है? R2 का मान मान लेते हैं हम 1, 3 की बात करें। अगेन ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये R2 का एक एलिमेंट है। तो 1, 3 को हम ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं कि
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसका जो मतलब जो फर्स्ट एंट्री है हमारे ऑर्डर्ड पेयर में, वो मान लेते हैं इस रियल लाइन से कोरिस्पॉन्ड कर रही है, और जो सेकंड एंट्री है वो इस रियल लाइन से कोरिस्पॉन्ड कर रही है। तो 1,3 को अगर इस पिक्चर में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पे पहली एंट्री को प्लॉट कर लें, वो यहाँ पे आ गया, और जो दूसरी एंट्री है उसे वर्टिकल लाइन पे प्लॉट कर लें। तो वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है कि जब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड जाने पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव नंबर्स, जस्ट पिक्चर ही है, वैसे ही वर्टिकल लाइन में ऊपर जाने पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे जाने पर नेगेटिव। एक कन्वेंशन है ये। तो 1 मैंने यहाँ पे बना लिया, 3 मैंने यहाँ बना लिया, और अब क्या करें? 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, 1 से एक वर्टिकल लाइन बनाएं। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो पॉइंट है 1,3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हर एलिमेंट ऑफ R2 एक पॉइंट है इस प्लेन में। तो एक ज्योमेट्रिक पिक्चर है हमारे पास, और बहुत अच्छी ज्योमेट्रिक पिक्चर है, ये कोई कार्टून नहीं है, ये बहुत अच्छी ज्योमेट्रिक पिक्चर है इस सेट के लिए। श्योरली ये पिक्चर पहले आई, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये नाम, डेफिनेशंस ये बाद में आई। इनफैक्ट सबसे पहले ये पिक्चर ही आई, फिर ये सब परिभाषाएं उसके बाद में आई हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है इन द ऑनर ऑफ द मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर देकार्त। आई थिंक स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, समथिंग लाइक दिस। देकार्त पढ़ते हैं, डेस्कार्टीज लिखा हुआ है पर पढ़ते हैं इसको देकार्त है। तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें मोटिवेट हुई, पर हम उल्टी दिशा में सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन है, इस पे डिटेल में बात होगी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, अभी तो जस्ट एक उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो और इसमें क्या कर सकते हैं कि कई सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स का लिया, पर मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइनाइटली मनी सेट्स हैं, x1 अप टू xn, एन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर n ले लें, 10, 13, 876, कुछ भी। तो अगर ऐसे हमारे पास सेट्स हैं तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है? नोटेशन उसकी है x1 क्रॉस x2 क्रॉस डॉट 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 अप टू xn, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रोडक्ट सिंबल बनाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री कम्स फ्रॉम x1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट एंट्री कम्स फ्रॉम xn। राइट, ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स। तो यहाँ पे पेयर्स थे, यहाँ पे टपल्स हैं। जो पेयर्स का जनरलाइजेशन होता है वो होता है टपल्स। जब 3 का बनाते हैं, एक्स वाई जेड होता है तो इसको ट्रिपल्स बोलते हैं, पर जब जनरल बनाते हैं किसी भी n के लिए तो उसे टपल्स बोलते हैं। तो दिस इज अ 2 टपल, ऑर्डर्ड पेयर इज अ 2 टपल, एंड दिस इज कॉल्ड एन n टपल। जस्ट एक नाम है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। और जिस तरीके से x क्रॉस x को एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, x क्रॉस x को एक्स क्यूब लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे कुछ हाँ, नेचुरल प्रोजेक्शंस। तो नेचुरल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? जैसे x क्रॉस y है, अगर मेरे पास ये सेट बन गया तो मैं ये फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ पाई एक्स, जिसका कि डोमेन इज एक्स, सॉरी डोमेन इज x क्रॉस y, टारगेट इज x, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई एक्स? पाई यहाँ पे 3.14 वाला नहीं है, पाई जस्ट एक नाम है इस फंक्शन का, और सब्सक्रिप्ट में कैपिटल एक्स लिखा हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेक्स द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई टू एक्स। तो वो सेकेंड एंट्री को भूल जाता है, बेसिकली प्रोजेक्ट कर देता है। कार्टेशियन प्लेन में अगर देखें, अगर हम फर्स्ट
प्रोजेक्शन लें, फर्स्ट प्रोजेक्शन से मतलब क्या है, π1 R2 to R, इसका क्या मतलब है, दिस इज द फंक्शन विच टेक्स द ऑर्डर्ड पेयर x, y टू x। अब जब यहाँ लिखा था तो उसको πx लिख दिया था क्योंकि x और y डिफरेंट सेट्स थे, तो πx लिखने में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। पर यहाँ x और y सेम सेट्स हैं, दोनों ही रियल नंबर्स के बराबर हैं, तो हम अगर πr लिख देंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्शन, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो बचा लो, बाकी फेंक दो। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप, और इसका ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन इज वेरी सिंपल। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x, y, तो लिटरली प्रोजेक्ट करना है जस्ट नीचे आगे x एक्सिस पे, तो जो नंबर मिला या जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग ये बिंदु है वही नंबर यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो अगेन ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आ रही है यहाँ से, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया और ये सारी परिभाषाएं उसके बाद आई। ओके, सो दिस इज द नेचुरल प्रोजेक्शन ऑन x, सिमिलरली यू हैव नेचुरल प्रोजेक्शन ऑन y, उसको पाई y लिख सकते हैं। और जब एक जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वहाँ पे n डिफरेंट प्रोजेक्शन फंक्शंस होंगे। ठीक है, π1, π2, π3, व्हाटएवर, आई एम श्योर आप खुद ही बना सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल प्रोजेक्शन मैप्स। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बुलियन हाइपरक्यूब का, n फोल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर n एक कोई नेचुरल नंबर है, तो जो nth बुलियन हाइपरक्यूब है वो कैसे डिफाइन होता है, nth बुलियन हाइपरक्यूब इज, ये सेट लें और इसका n फोल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें। सो दिस इज बीइंग डन n टाइम्स, और जैसा कि हम बोल चुके हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0,1 टू दी पावर n, क्योंकि वही सेट बार बार यहाँ दिख रहा है, n टाइम्स दिख रहा है, तो पावर में n लिख दिया। तो ये जस्ट एक नोटेशनल बात है। ओके, थोड़ा इसको पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। जो 0,1 टू दी पावर 1 है, तो ये मैं बोलना भूल गया कि जब x टू दी पावर 1 लिखते हैं तो वो x ही है नोटेशन। जब x स्क्वायर लिखते हैं तो वो उसका मतलब होता है x क्रॉस x, और जब x टू दी पावर 1 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है, और उसका मतलब होता है x, और ये पावर 1 इसलिए कई बार लिखी नहीं जाती, जैसे कि यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, तो जो ये जो सेट है, दिस इज अ 2 एलिमेंट सेट, उसको ऐसे हम पिक्चर कर रहे हैं। ये कोई इंटरवल नहीं है, केवल जो एंड पॉइंट्स हैं वो मैटर करते हैं, ये जो बीच की रेखा है ये बस विजुअलाइजेशन के लिए बना दी है। तो इसका जो टू फोल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो टू डायमेंशनल बुलियन हाइपरक्यूब होगा, उसकी नोटेशन ये है और वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर क्या था कि दिस वाज 0, दिस वाज 1, यहाँ पे दिस इज 0,0, दिस इज 0,1, सॉरी दिस इज 1,0, दिस इज 1,1, एंड दिस गाय इज 1, सॉरी 0,1। ठीक है, जो थ्री फोल्ड प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, थ्री डायमेंशनल बुलियन हाइपरक्यूब, तो उसमें 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 0,1 टू दी 4 भी बना सकते हैं, मतलब ये इसको कंस्ट्रक्ट करने में कोई समस्या नहीं है सर थियोरेटिकली, बट उसका पिक्चर बनाने में समस्या हो जाएगी। ये तो हम 3 डायमेंशंस में इमेजिन कर सकते हैं, वो हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 4 डायमेंशन में इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ओके, और एक बात जो मुझे शायद पिछले ही स्लाइड में बोल देनी चाहिए थी वो मैं यहाँ बोल देता हूँ। नोट दैट इफ x and y are finite sets, then the size of the Cartesian product of x and y is the product of their sizes। एकदम नेचुरल बात है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये बड़ी सरल सी एक बात है, और ये जनरलाइज आप कर सकते हैं। जब n फोल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो इसका जो साइज है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, प्रोडक्ट ऑफ द साइजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग सेट्स। तो इसीलिए इसका जो साइज है वो है 2 टू द पावर n, राइट, क्योंकि इसका साइज 2 है, उसको n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ का साइज इज 2 टू द पावर n। ओके, जस्ट एक एग्जाम्पल,
नॉट दैट कि हम बुलियन हाइपरक्यूब के बारे में बहुत बात करेंगे इस लेक्चर सीरीज में या इस पूरी जेई के कॉन्टेक्स्ट में, एक अच्छा एग्जाम्पल है बस। ऑलराइट, एक बात यहाँ और बोलनी है कि ये सारी जो बातें हैं ये इसको थोड़ा और फॉर्मली बोला जा सकता है। जब हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर तो हमारा क्या मतलब है? इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है, सोचते भी हम वैसे ही हैं, पर सारी चीज़ें हम सेट्स और फंक्शंस और रिलेशंस की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रिलेशंस अभी हमने पढ़े नहीं, तो सारी चीज़ें हम सेट्स और फंक्शंस की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट। तो ऑर्डर्ड पेयर से क्या मतलब है? So this is a formal way of looking at ordered pairs, and you can kind of ignore this slide if you like. So I'll just mark this as optional. तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं x और y नॉन एम्प्टी, so any ordered pair, so let x comma y be an ordered pair. इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट, अगर फॉर्मली फंक्शंस की भाषा में इसे समझना होता है या इसे व्यक्त करना होता है तो ऐसे करते हैं। देन दिस कैन बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन which takes 1 to x and 2 to y। ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, एक फंक्शन के तौर पे जो पहली एंट्री को एंट्री नहीं बोलना चाहिए, पहले नंबर को, नंबर जो 1 है उसको लिटिल x पे ले जाता है जो कि x का सदस्य है, और जो 2 है उसको लिटिल y पे ले जाता है जो कि y का सदस्य है। यहाँ पे यूनियन लिखा है, यूनियन हम जानते हैं पहले से, ठीक है? देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर बड़ा ही नेचुरल सा इंट्यूटिव सी चीज़ है, पर अगर ऑर्डर्ड पेयर को फर्दर डिफाइन करना हो फंक्शंस की भाषा में तो ऐसे समझ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो रियली वो क्या है? दिस इज ऑल फंक्शंस ऑफ दिस सॉर्ट, इज ऑल द फंक्शंस, मतलब ऑल द फंक्शंस, या ऐसे लिख देता हूँ, ऑल द एफ्स इन द सेट ऑफ ऑल द मैप्स फ्रॉम द सेट 1 comma 2 to x union y with the property that f of 1 is in capital X and f of 2 is in capital Y। एंड दिस लुक्स अगली, बड़ा ही विचित्र सा ये लग रहा है, इंट्यूटिव नहीं है, ऐसे हम नहीं सोचते, हम सोचते वैसे ही हैं कि दो चीज़ें आजू बाजू लिखी हुई हैं, पर अब क्या करें? अगर एकदम फॉर्मली एक्सप्रेस करना होता तो ये डेफिनेशन होती। आइडिया यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ये करस्पॉन्ड कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स के। ऑर्डर्ड पेयर में पहली एंट्री कैपिटल एक्स की है, दूसरी एंट्री कैपिटल वाई की है, बस उसी चीज़ को ही तो बोला गया है कि जो ऑर्डरिंग है वो यहाँ से आ रही है, वो यहाँ से इंड्यूस हो जा रही है, और ये कंडीशन कि जो F1 है वो x में जाए और F2 y में जाए, वो ये इस बात को साथ में ले ले रहा है कि जो पहली एंट्री है वो x की ही है, वो कहीं और की नहीं है, दूसरी एंट्री y की ही है। ऑर्डरिंग यहाँ से फोर्स हो जा रही है क्योंकि नेचुरल नंबर्स में अपने आप एक ऑर्डरिंग होती है, तो जो पहले दो नेचुरल नंबर्स हैं उनको यूज़ कर लिया, और फिर उसके बाद बाकी की बातें हो गई। तो ठीक है, ये थोड़ी फॉर्मल पिक्चर है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सोचेंगे, पर फिर भी डेफिनेशन तो ऐसे ही, प्रॉपर डेफिनेशन इज़ दिस। ओके, हाँ, तो लास्ट में एक और ऑप्शनल चीज़, ये थोड़ा फर्स्ट रीडिंग में ज़रूर इसे स्किप कर दें, और जेईई के लिए तो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है। एक्स और वाई आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ए कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है या कोई तीसरा नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं जिन दोनों का ही डोमेन इज ए। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एक्स एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू वाई। नेचुरली हम एक फंक्शन अब बना सकते हैं ए टू एक्स क्रॉस वाई। क्या हो सकता है ये फंक्शन, खुद सोचें, बड़ा सरल है। अगर हम उस फंक्शन में ए फीड करते हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा? हमें बताना क्या है, हमें दो एंट्रीज यहाँ पे बतानी है, पहली एंट्री सेट एक्स से आनी चाहिए, दूसरी एंट्री वाई से, पर वो हमारे पास ऑलरेडी वो सामग्री है जो ऐसा कर रही है, तो पहली एंट्री इज एफ ऑफ ए, दूसरी एंट्री इज जी ऑफ ए। ठीक है, तो ये एक नेचुरली हम एक फंक्शन अब बना सकते हैं। जब भी हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं विद द कॉमन डोमेन, लेट्स से ए, वन फंक्शन गोइंग इनटू एक्स, द अदर फंक्शन गोइंग इनटू वाई, तो इन दोनों को हम एक सिंगल फंक्शन में पैक कर सकते हैं, नेमली दिस फंक्शन।
इन दोनों की ही जो इन्फॉर्मेशन है इस फंक्शन में आ गई। ठीक है, तो उस बात को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टेट कर रहे हैं कि देर इज अ यूनिक मैप, एक अकेला मैप ऐसा है फ्रॉम ए टू एक्स क्रॉस वाई सच दैट दिस डायग्राम कम्यूट्स। तो ये हम समझना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। एक फंक्शन फाई ऐसा है सच दैट दिस डायग्राम कम्यूट्स, जहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल मैप्स हैं दीज आर द नेचुरल प्रोजेक्शन मैप्स। एक यूनिक फंक्शन ऐसा है हम कह रहे हैं। तो यूनिक के पहले क्या हम कोई भी ऐसा फंक्शन देख पा रहे हैं विच मेक्स दिस डायग्राम कम्यूट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दिस मीन? डायग्राम कम्यूट से क्या मतलब है? डायग्राम कम्यूट से मतलब है कि किसी भी बिंदु से स्टार्ट करें और फिर एरोज को फॉलो करके किसी डेस्टिनेशन पे चले जाएं। वो डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे इस बिंदु से स्टार्ट करके हमारा ये डेस्टिनेशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये खुद हो सकता है। बेसिकली एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन चूज कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसको सोर्स बोल दिया और इसको डेस्टिनेशन बोल दिया, और अब कई रास्तों से मैं यहाँ जा सकता हूँ। कई नहीं, इनफैक्ट 2 ही रास्तों से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ चला गया तो मुझे एरो के विरुद्ध जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं जा सकता, जो अलाउड नहीं है। ठीक है? तो अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो इस रास्ते से यहाँ पे पहुँचे या फिर डायरेक्टली पहुँचे, एक ही बात होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फाइ को इंडीड वो फंक्शन ले लें जिसकी हमने ऊपर बात करी, अगर फाइ ऐसे डिफाइंड है कि इट टेक्स लिटिल a टू f of a comma g of a, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ फाइ। तो क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे a चुना तो वो फाइ के अंडर एफ ए कॉमा जी ए में बदल जाएगा, और अब अगर हमने नेचुरल प्रोजेक्शन ऑन एक्स अप्लाई कर दिया तो ये चीज़ किस में बदल जाएगी? एफ ऑफ ए में। ठीक है, पर अगर हम डायरेक्टली यहाँ से आते हैं तो ये तो मैंने लिखा ही नहीं कि ये मैप्स हैं कौन से। दिस इज द मैप एफ, आई होप दैट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज द मैप जी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे आते तो हमें एफ ए मिलता, जो कि इस रास्ते से भी मिल रहा है। सेम स्टोरी गोज हियर। अगर हम इस रास्ते से यहाँ पहुँचते तो हम किस पे लैंड करते? हम लैंड करते जी ए पे। पर अगर हम इस रास्ते से आते तो भी जी ए ही मिलता। तो अगर ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन है तो कोई समस्या नहीं हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, सॉरी ये डेस्टिनेशन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। पर अगर ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन है तब तो ऐसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है इन दोनों के बीच में, और कोई रास्ता है नहीं। एरोज के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द मीनिंग ऑफ डायग्राम कम्यूट्स, राइट? ओके, तो अगर फाइ को हम ये फंक्शन ले लें जैसा कि ये डिफाइंड है, तो क्लियरली दैट मेक्स दिस डायग्राम कम्यूट। हम कह रहे हैं कि फाइ के अलावा कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं है विच मेक्स दिस डायग्राम कम्यूट। ये भी बहुत सरल बात है। ऑटोमेटिकली फाइ यहाँ से अगर हम बोलें कि पिक अ फाइ विच मेक्स दिस डायग्राम कम्यूट, तो फोर्स्ड है कि फाइ यही फंक्शन होगा, क्योंकि अगर लिटिल ए को वो मान लेते हैं लिटिल एक्स कॉमा लिटिल वाई पे ले जा रहा है, तो नेचुरल प्रोजेक्शन लगाने के बाद तो वो लिटिल एक्स में बदल जाएगा। पर अगर डायरेक्टली ये लगाते तो एफ ऑफ ए मिलता। पर डायग्राम कम्यूट्स का मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स मस्ट हैव बीन इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये एंट्री शुड बी इक्वल टू दैट एंट्री, एंड सिमिलरली द सेकंड एंट्री मस्ट बी इक्वल टू दैट। तो एक फंक्शन ऐसा है फाइ विच मेक्स दिस डायग्राम कम्यूट्स, और एक ही फंक्शन ऐसा है, कोई दूसरा नहीं है। तो ये बात बहुत सरल है, इसके प्रमाण में कोई समस्या नहीं हुई। पर फिर भी मैंने इसे ऑप्शनल में रखा है फॉर सम रीज़न, क्योंकि एक तो ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ा सा ये मैच्योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। ठीक है, मे बी जो बात मैं यहाँ पे बिना ऑप्शनल रखे बोल सकता था वो ये कि देर इज़ अ मैप फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ पे एक मैप है। अगर यहाँ पे हम लिटिल एफ चुने और यहाँ पे लिटिल जी चुने, राइट, जैसा कि ये है, तो हमें आउटपुट में जो चीज़ मिलती है उसे हम अब इस डायग्राम में फाइ बोल रहे हैं, पर सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, फाइ सबस्क्रिप्ट एफ जी, सो दैट दिस इज आई होप यू नो वाई सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग एफ जी के लिए अलग अलग फाइज मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उसको नोटेट कर ही देता हूँ। द ऑर्डर्ड पेयर एफ कॉमा जी गोज टू दिस मैप। So there is this natural map
जिसको हम नाम दे सकते हैं कैपिटल फाई या कुछ ऐसा, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, पर मैंने जस्ट अभी के लिए चुन लिया। तो ये चीज़ हम बाद में देख लेंगे। ये एक्चुअली एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन की हमने बात नहीं करी अभी, आगे हम देखेंगे कि ये एक बाइजेक्शन है। बस उसी बात को बोलने का ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। दिस इज़ अ कैटेगोरिकल वे ऑफ सेइंग थिंग्स। Okay, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.